हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में जो पेड टेस्ट होता है क्लास में, उस टेस्ट सीरीज को हम लोग देख रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेट नंबर 5। इससे पहले के 4 वीडियो जो है वो पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो काले रंग से डिजाइन किए गए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ये बिल्कुल सही है। कह रहा प्रदा प्रथा और वेश्यावृत्ति जो है वो हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित नहीं थी। यह गलत है, क्योंकि प्रदा प्रथा और वेश्यावृत्ति जो है वो हड़प्पा सभ्यता में भी प्रचलित थी। तो पहला सही है और दूसरा गलत है। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो केवल एक जो होगा वो सत्य होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल एक जो है वो सही है। अगर हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता की, तो सिंधु सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि थी वो थी कब से कब तक? 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक जो है वो मानी गई है। साथ ही साथ याद रखिएगा सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी और इसकी खोज जो है वो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल का संबंध कहाँ से है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बुद्ध की जो मृत्यु है वो 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में जो चुंद के द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी, उसे ही बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। एक बुद्ध धर्म की अगर बात करते हैं, बौद्ध धर्म की, तो 2 चीज और भी पूछा जा सकता है, एक महाविनिष्क्रमण और एक धर्म चक्र परिवर्तन। तो याद रखिएगा जब 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग महात्मा बुद्ध ने किया था तो उसे ही बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। और बुद्ध जो अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे उसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन जो है वो कहा गया है। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है? तो अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुढ़ पुरुष कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस साहित्य की रचना जो है वो गुप्त काल में नहीं हुई है? मुद्रा राक्षस विशाखदत्त हुई है, नीतिसार कामदंक इसके लेखक हैं, इसकी भी हुई है। योगाचार की अगर बात करते हैं तो योगाचार जो है वो विज्ञानवाद महायान बौद्ध धर्म की एक शाखा है जिसके संस्थापक कौन थे? मैत्रेय थे। और गाथा सप्तमी की अगर बात करते हैं तो यह राजा हल ने प्राकृत में गाथा सप्तमी लिखी थी जो कि एक सातवाहन वंश के राजा थे। तो ये और ये मतलब बी और डी दोनों की रचना गुप्त काल में नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक की उपाधि जो है वो कविराज था? तो कविराज किस शासक की उपाधि थी? राजा भोज की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राजा भोज की। याद रखिएगा राजा भोज जो था वो चित्तौड़ में एक त्रिभुवन नारायण मंदिर का भी निर्माण करवाया था। साथ ही साथ इसने भोजपुर नगर की भी स्थापना की थी और अपनी राजधानी में एक सरस्वती मंदिर का भी निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है कि दीवाने रियासत का संबंध किस शासक से है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अलाउद्दीन खिलजी जो था वो मालिक याकूब को दीवाने रियासत नियुक्त किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है कि बहमनी राज्य की मुद्रा थी। तो बहमनी राज्य की मुद्रा क्या थी? हून थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हून। आप लोगों को याद होगा कि 1347 में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना किया था। नेक्स्ट है कि मुगल काल में करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति हुई थी, किसके समय में? तो यह हुआ था अकबर के समय में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर के समय में। अकबर का जो टेन्योर था वो कब से कब तक था? 1556 से लेकर 1605 तक था। और अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता जो थी वो मनसबदारी प्रथा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। यह उक्ति जो है वो 1857 की क्रांति के संबंध में किस विद्वान का है? तो यह किसने कहा था? जेम्स आउटड्रम और डब्ल्यू टेलर ने कहा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स आउटड्रम और डब्ल्यू टेलर ने। अच्छा, अगर और ऑप्शंस की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा LER रीज ने क्या कहा था 1857 की क्रांतियों के बारे में? इसने कहा था कि यह धर्मांधों और का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। TR होम्स की अगर बात करते हैं तो इसने कहा था कि बर्बरता एवं सभ्यता के बीच यह युद्ध था।
सर जॉन लॉरेंस की अगर बात करते हैं तो इन्होंने कहा था यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड से नहीं है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड की अगर टेन्योर की अगर बात करते हैं तो कब से कब तक था, 1916 से लेकर 1921 तक लॉर्ड चैम्सफोर्ड का शासनकाल था। सैंडलर आयोग का गठन आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि 1917 में हुआ था और किस पे हुआ था, यह शिक्षा पर संबंधित था, तो यह तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड से ही संबंधित है। यहाँ नहीं है, आपसे पूछ रहा है तृतीय एंग्लो अफगान युद्ध, यह भी किससे संबंधित है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड से ही संबंधित है। रॉलेट एक्ट का पारित होना कब, 13 अप्रैल 1919, तो ये भी किसके शासनकाल में हुआ, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के ही शासनकाल में। मोपला विद्रोह कब हुआ था, मोपला विद्रोह ऐसे जनरली आप लोग पढ़े होंगे कि 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। ऐसे कहीं कहीं टेन्योर आपको 1920 से 22 भी मिलता है मोपला विद्रोह का। कहाँ हुआ था, मालाबार केरल में हुआ था और अली मुस्लियार के नेतृत्व में हुआ था। तो ये जो मोपला विद्रोह हुआ वो किसके शासनकाल में हो गया, ये लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में हो गया। लॉर्ड रीडिंग का जो शासनकाल था वो 1921 से लेकर 1926 तक था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि प्रताप नामक समाचार पत्र का प्रकाशन से कौन संबंधित है, तो वो संबंधित है गणेश शंकर विद्यार्थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गणेश शंकर विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो इंडिया इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक रहे हैं, तो इंडिया इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक रहे हैं रास बिहारी बोस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए रास बिहारी बोस। नेक्स्ट है कि वर्ष 1923 में गठित भारतीय छंटनी समिति का संबंध जो है वो किस विभाग से था, तो इसका संबंध जो है वो शिक्षा से था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी शिक्षा से था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है कौन सिख गुरु जो है वो सच्चा पातशाह कहलाए, तो सच्चा पातशाह कौन कहलाए, गुरु गोबिंद सिंह कहलाए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह से याद रखिएगा यह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इनका जन्म जो है वो 1666 में पटना में हुआ था। इन्होंने फारसी में जफरनामा लिखे थे और ये जो थे वो 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना किया था। साथ ही साथ पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी जो है वो गुरु गोबिंद सिंह के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम क्या है, यह आपको बताना है। बेदरा का युद्ध कब हुआ था, 1759 में हुआ था। गिरिया का युद्ध कब हुआ था, गिरिया की युद्ध हुआ था 1740 में। पलासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में। और करनाल का युद्ध कब हुआ था, 1739 में। तो अब इसका सही कालानुक्रम अगर आप इसको अरेंज करेंगे तो आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। सबसे पहले कौन होगा, सबसे पहले करनाल का युद्ध हुआ, उसके बाद फिर जाकर गिरिया का युद्ध हुआ, फिर पलासी का युद्ध हुआ और उसके बाद लास्ट में बेदरा का युद्ध जो हुआ वो 1759 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट का संबंध है। देखिए यहां आपसे पूछ रहा है एक्ट ऑफ सेटलमेंट का संबंध है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। वो क्या था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब, 1781। तो ऐसा नहीं कि इनमें से कोई नहीं, आप टिक मार दीजिएगा। यहां आपसे पूछ रहा है एक्ट ऑफ सेटलमेंट का संबंध किससे है, तो आप लोग पढ़े होंगे कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो 1781 था वो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया था और इसी एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार जो है वो प्रदान किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट है कि संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई थी, तो कब प्रारंभ हुई थी, 9 दिसंबर 1946 नहीं, 9 दिसंबर 1946 को तो संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। 11 दिसंबर 1946 भी याद रखिएगा, इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 22 जनवरी 1947 भी ध्यान रखना है क्योंकि जो 13 दिसंबर, पहले देखिए 13 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की कार्यवाही थी वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो पेश किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव, उसके साथ शुरू हुआ था। और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति होती है और उसके बाद संविधान सभा जो है वो संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां जो है वो नियुक्त करता है। यहाँ आपसे पूछ रहा कार्यवाही कब प्रारंभ हुई थी, तो आपको याद रखना है 13 दिसंबर 1946 को। बाद बाकी यह तीनों डेट में क्या क्या हुआ था मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ और ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है वो राष्ट्रपति नहीं कर सकता है, लोकसभा के सत्र का स्थगन यही नहीं कर सकता है।
क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी विषय को लेकर प्रस्तुत किया जाने वाला जो कार्य स्थगन प्रस्ताव है वो लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से पेश किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है कि अनुच्छेद 72 जो है वो राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है। तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 में क्या है, क्षमादान है, यानी कि न्यायिक शक्तियां प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यायिक शक्तियां प्रदान करता है। राष्ट्रपति से जितने इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं वो ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे अनुच्छेद 52 में क्या है, राष्ट्रपति का पद है। 53 में क्या है, राष्ट्रपति के शक्तियों और कार्यों का विवरण दिया गया है। 54 में क्या है, निर्वाचन है। और 61 में क्या है, महाभियोग है। 52 में पद, 53 में शक्ति कार्य, 54 में निर्वाचन और 61 में महाभियोग। फिर अगर बात करते हैं 72 में, तो 72 में क्षमादान, 85 में लोकसभा विघटन, 123 में अध्यादेश और 143 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह। तो ये इतने अनुच्छेद जो है वो आपको राष्ट्रपति से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पदाधिकारियों में से किसके शपथ का उल्लेख जो है वो संविधान के अनुच्छेद में नहीं है। आप लोगों ने पढ़ा होगा तृतीय अनुसूची, जिसमें कहा क्या गया है कि विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख जो है वो किया गया है। उसमें प्रधानमंत्री का नहीं है जिक्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख जो है वो भारतीय संविधान के किस भाग में है, यह आपसे पूछ रहा है। भाग 8 नहीं, भाग 8 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र। और कब से कहां से कहां तक, अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक। भाग 12 में क्या है, भाग 12 में है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद, जो कि है अनुच्छेद 264 से लेकर 300 के क तक। भाग 13 की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या है, इसमें है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, जो कि अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक है। और भाग 10 की अगर बात करते हैं तो इसी में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख है, अनुच्छेद 244 और अनुच्छेद 244 के क में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाग 10। नेक्स्ट है कि वित्तीय आपात संबंधी प्रावधान जो है वो किस देश की देन है। तो यह है अमेरिका की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अमेरिका से और भी चीज़ें याद रखिएगा, वित्तीय आपात के अलावा प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन, राष्ट्रपति एवं उन पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, यह सब जो है वो अमेरिका यानी कि यूएसए के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किया जाता है। तो लोक से लेखा समिति के अध्यक्ष का मनोनयन जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। लोक लेखा समिति की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 जो होते हैं वो लोकसभा से होंगे, 7 जो होंगे वो राज्यसभा से होंगे और 1 वर्ष के लिए यह निर्वाचित किए जाएंगे। लोक लेखा समिति को लघु लोकसभा भी कहा जाता है और साथ ही साथ प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना जो है वो किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि इसका जो स्थापना हुआ था वो 89वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। एक चीज ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना जो है वो संविधान के 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 338 को संशोधित करके एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 338 का क, और इसी को अंतः स्थापित करके 19 फरवरी 2004 से इसकी स्थापना जो है वो हुई थी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। युद्ध एवं शक्ति संघ सूची सुमेलित है। जेल राज्य सूची, जेल या कारागार जो राज्य सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन संघ सूची, ये गलत है। आर्थिक नियोजन जो है वो किस में है, समवर्ती सूची में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में वर्णित वरीयता अनुक्रम में भारत रत्न को शामिल करना किसके सिफारिश का प्रतिफल है। तो ये टीएन सेशन के सिफारिश का प्रतिफल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, टीएन सेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था। तो भारत में लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव जो है वो प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशासनिक सुधार आयोग। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं ये लोकायुक्त की स्थापना की, तो 2-3 पॉइंट इससे याद रखिएगा जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि लोकपाल यानी जो ऑम्बड्समैन होता है, इस संस्था की आधिकारिक शुरुआत जो है वो सबसे पहले 1809 में कहाँ हुई थी, स्वीडन में हुई थी। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ध्यान में रखना है कि भारत में जो संवैधानिक ऑम्बड्समैन का विचार जो है वो सर्वप्रथम 1960 के दशक में शुरुआत में जो कानून मंत्री अशोक कुमार सेन थे उन्होंने संसद में प्रस्तुत किया था। फिर एक और आप लोगों को याद रखना है, 1966 में जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो था उसने ही सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों को देखने के लिए केंद्रीय तथा राज्य स्तर पर 2 स्वतंत्र प्राधिकारियों की स्थापना की सिफारिश किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशासनिक सुधार आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति की मृत्यु जो है उसके पदावधि के दौरान हुआ था। यहाँ उपराष्ट्रपति पूछ रहा है, ना कि आपसे राष्ट्रपति पूछ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। और वो उपराष्ट्रपति का नाम है कृष्णकांत, जिनका टेन्योर कब से कब तक था, 1997 से लेकर 2002 तक, और 27 जुलाई 2002 को इनका निधन हो गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णकांत। नेक्स्ट है कि राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख जो है वो किस अनुच्छेद में है। तो राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 243 के के में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कौन सिद्धांत पर कार्य करता है। तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जो है वो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक न्याय सिद्धांत। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के जो अभी अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है, ध्यान रखिएगा, यह करंट के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। उनका नाम है आदर्श कुमार गोयल। नेक्स्ट है कि अनहोनी भूताप की ऊर्जा क्षेत्र जो है वो किस राज्य में है। तो यह मध्य प्रदेश में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि बाडलाचा दर्रा जो है वो कहाँ स्थित है। तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र को जो लद्दाख का जो लेह जिला है उससे जोड़ता है। नेक्स्ट है कि भदावरी एक नस्ल है। तो यह एक भैंस की नस्ल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भैंस का नस्ल है। फिर है कि मॉलिंग नेशनल पार्क जो है वो कहाँ स्थित है। तो मॉलिंग और नामदफा, यह दोनों नाम याद रखिएगा, नामदफा नेशनल पार्क और मॉलिंग नेशनल पार्क, यह दोनों कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो सिंधु तंत्र का भाग नहीं है। तो तीस्ता नदी जो है वो सिंधु तंत्र का भाग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तीस्ता। तीस्ता जो है वो ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है और इस नदी को सिक्किम और उत्तरी बंगाल की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि पैम्पीरो निम्नलिखित में से किस देश की पवन है। तो पैम्पीरो जो है वो अर्जेंटीना की पवन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना। नेक्स्ट है कि भीमा परियोजना जो है वो किस नदी पर है। ध्यान रखिएगा भीमा परियोजना जो है वो पुणे की पावना और उज्जैन की कृष्णा नदी पर बनी एक परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कि इंदिरा गांधी अभयारण्य जो है वो किस राज्य में है। तो इंदिरा गांधी हो गया, मुदुमलाई हो गया, मुकर्ती हो गया, मन्नार की खाड़ी हो गया, गुंडी हो गया, यह सब जो अभयारण्य है वो तमिलनाडु राज्य में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कि सतरिया किस राज्य की लोक नृत्य है, किस राज्य के नृत्य है। तो ये आसाम का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, असम। यह नृत्य जो है वो असम का शास्त्रीय नृत्य है और 2000 में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है कि शिवालिक के निचले भाग को क्या कहा जाता है। तो शिवालिक के निचले भाग को तराई कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तराई कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन है। तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य जो है वो है अरुणाचल प्रदेश, जहां शिशु लिंगानुपात है 972।
केरल की अगर बात कीजिएगा तो केरल का है 964 और मिजोरम की अगर बात कीजिएगा तो मिजोरम का है 970। तो सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ हुआ? अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है, तो वो है हरियाणा, और हरियाणा का जो शिशु लिंगानुपात है वो है कितना? 834। नेक्स्ट है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो कौन सी नदी बहती है? तो अभी आप लोग करंट में एक चीज़ पढ़े होंगे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम बदल कर दिया गया है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ से कौन सी नदी बहती है? रामगंगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि स्वर्ण क्रांति जो है वो संबंधित है फल उत्पादन से नहीं। फल उत्पादन से कौन क्रांति संबंधित है? सुनहरी क्रांति संबंधित है। उर्वरक उत्पादन से भूरी क्रांति संबंधित है। चमड़ा उत्पादन से खाकी क्रांति संबंधित है, और बागवानी से संबंधित है स्वर्ण क्रांति। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बागवानी से। नेक्स्ट है कि सेबड़ाई की पहाड़ी किस राज्य में है? आप लोगों को पता होगा कि सेबड़ाई की पहाड़ी जो है वो पूर्वी घाट का भाग है और यह तमिलनाडु के सलेम जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि डोबर जल संधि जो है वो अलग करती है अमेरिका व रूस। नहीं, अमेरिका और रूस को बेरिंग जल संधि अलग करती है। ठीक है। मलाया व सुमात्रा इसको मलक्का जल संधि अलग करती है। स्पेन व मोरक्को इसको जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है। ब्रिटेन और फ्रांस जो होगा इसको डोबर जल संधि अलग करेगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन और फ्रांस। नेक्स्ट है कि बेटन कप का संबंध किस खेल से है? बेटन कप का संबंध जो है वो किससे है? बेटन कप हो गया, रंगासामी कप, आगा खां कप, वेलिंगटन कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, ये सब का संबंध हॉकी से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्प्रिंग बोर्ड शब्दावली का संबंध किस खेल से है? स्प्रिंग बोर्ड हो गया, बटरफ्लाई हो गया, बेस्ट स्ट्रोक हो गया, फ्रंट कॉल हो गया, स्ट्रोक हो गया, ये सब का संबंध किससे है? तैराकी से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तैराकी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है? तो सबसे उपयुक्त सूचकांक है प्रति व्यक्ति आय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट है कि देशी या घरेलू उत्पाद जो है वो बराबर है। तो राष्ट्रीय आय में से अगर आप विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय घटा देते हैं तो यह देशी या घरेलू उत्पाद बराबर हो जाएगा इसके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि मुद्रास्फीति और मंदी एक साथ हो तो क्या कहलाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है यानी अदिश राशि होगा, मतलब स्केलर क्वांटिटी होगा, और स्केलर क्वांटिटी यहाँ पे क्या है? कार्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्य। नेक्स्ट है कि सरल मशीन का कार्य सिद्धांत है। तो सरल मशीन का कार्य सिद्धांत है बल आघूर्ण सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बल आघूर्ण सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितार जो है वो किस ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो सितार जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को यानी यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि किसी बर्तन में बंद द्रव को किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचारित होता है। यह नियम किससे संबंधित है? तो यह नियम पास्कल का नियम कहता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पास्कल का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरल का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षित गति का विरोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको श्यानता कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि अनुदैर्ध्य तरंग का गुण नहीं है, परावर्तन है, विवर्तन है, व्यतिकरण है, ध्रुवन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब वस्तु जो है वो अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब जो है वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि परसियोबायोपिया जो है वो संबंधित है, तो यह आंख से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आंख से।
नेक्स्ट है कि ओम के नियम में कौन सी भौतिक राशि जो है वो नियत होती है। तो ओम के नियम में ताप भौतिक राशि जो है वो नियत होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला उपकरण है। तो वो है साइटोट्रॉन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए साइटोट्रॉन। नेक्स्ट है कि समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को क्या कहा जाता है। तो इसको संभारिक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि संभारिक कहा जाता है। नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी में वर्ग में अगर आप नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या होगा। तो वर्ग में अगर आप नीचे आएंगे तो परमाणु का आकार जो है वो बढ़ेगा और आयनन ऊर्जा जो है वो घटेगा, यह भी ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है और आयनन ऊर्जा अगर पूछेगा तो वो घटेगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। एक साइड प्राकृतिक स्रोत है और दूसरे साइड अम्ल के नाम दिए गए हैं। संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है, बिल्कुल सही है। अंगूर में टॉनिक अम्ल होता है, यही गलत है क्योंकि अंगूर जो होता है उसमें टॉर्टेरिक अम्ल होता है। इमली में टॉर्टेरिक अम्ल होता है, सही है। और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि लार का पीएच मान होता है 6.4, नहीं 6.4 किसका पीएच मान होता है, दूध का होता है। 7.4 से आप याद रख सकते हैं रक्त का होता है। 6 जो होता है वो मूत्र का होता है और 6.5 जो होता है वो लार का होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6.5। याद रखिएगा पीएच मान की अगर बात करते हैं तो पीएच मान जो है वो सोरेनसन ने 1909 में पीएच स्केल दिया था। नेक्स्ट है कि गैस में गैस का विलयन का उदाहरण है। कोहरा, नहीं, कोहरा जो है वो गैस में द्रव का विलयन है। धुआं, नहीं, यह गैस में ठोस का विलयन है। बादल, नहीं, बादल जो है वो गैस में द्रव का विलयन है। वायु जो है वो गैस में गैस का विलयन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि वायु। नेक्स्ट है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या है। तो CnH2n+2 होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें से क्या मिलाया जाता है। तो प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्नोलाइट जो है वो किस धातु का यस्क है। तो कार्नोलाइट का सूत्र क्या होता है, KCl MgCl2 और 6H2O, यही तो होता है। तो इसमें K भी है और Mg भी है, यानी पोटेशियम भी होगा और मैग्नीशियम भी होगा, यानी A भी होगा और C भी होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है कि मिश्र धातु टांका में अवयव धातु कौन सी है। तो इसमें टांका में क्या होता है, टीन और सीसा, यानी Sn और Pb। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो उत्प्रेरक के रूप में आयरन का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब लोहे के चूर्ण का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो समरूप अंग के उदाहरण है। तो चमगादड़ के पंख जो होंगे वो समरूप अंग के उदाहरण हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चमगादड़ के पंख। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 कि फीता कृमि किस संघ के जीव हैं। तो ये जो है वो प्लेटोहेमथीज संघ के जीव हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि वृद्धि हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है। तो वृद्धि हार्मोन का स्राव जो है वो STH हार्मोन जो कि पीयूष ग्रंथि से होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जानते हैं और इसका भार जो होता है वो लगभग 0.6 ग्राम के बराबर होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो मोनोसैकेराइड के उदाहरण है। मोनोसैकेराइड की अगर बात करते हैं तो मोनोसैकेराइड क्या होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था होती है उसको मोनोसैकेराइड कहा जाता है। माल्टोज, नहीं, माल्टोज तो डाइसैकेराइड है। लैक्टोज भी डाइसैकेराइड है। सुक्रोज भी डाइसैकेराइड है। ग्लूकोज जो है वो मोनोसैकेराइड है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ग्लूकोज। नेक्स्ट है कि पित्तरस होता है। तो पित्तरस क्या होता है, क्षारीय होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए क्षारीय होता है।
नेक्स्ट है कि सबसे छोटा गुणसूत्र जो है वो पाया जाता है, तो सबसे छोटा गुणसूत्र जो है वो शैवाल में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शैवाल में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि हिप्रीन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हिप्रीन नामक प्रोटीन का उत्पादन जो है वो यकृत के द्वारा ही होता है, जो कि शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यकृत में। नेक्स्ट है कि किस रोग में गुणसूत्र की संख्या 45 हो जाती है, तो ये टंडन सिंड्रोम में हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ के बाद से ऑलमोस्ट करंट के क्वेश्चन हैं। आगे है कि वंदे मातरम योजना स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। तो वंदे मातरम योजना स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था 2004 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि इटाई रोग का कारक है, तो इटाई रोग का कारक है कैंडियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से किसे 2022 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। बेन एस बर्नाके इनको मिला है, फिलिच ए डाइबिविंग इनको भी मिला है, डगलस डब्ल्यू डायमंड को भी मिला है, एलेस बियालिस्की को नहीं मिला है, क्योंकि इनको याद रखिएगा इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। अच्छा, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया था? बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए दिया गया था। नेक्स्ट है कि 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? इटली में आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इटली में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो अभी रिसेंटली चेंज हो गए हैं, तो ये चारों में से कोई नहीं है, ये पुराना क्वेश्चन होगा। अभी रिसेंटली उनका नाम है मोहम्मद तैयब इकराम। क्या नाम है? मोहम्मद तैयब इकराम, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना चलाया गया है। तो मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना हो गया, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना हो गया, यह सब जो है वो बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है कि किस राज्य के चिन्नौर चावल को जीआई टैग दिया गया? तो चिन्नौर चावल और कड़कनाथ मुर्गा ये दोनों याद रखिएगा मध्य प्रदेश से संबंधित है, जिसको कि जीआई टैग दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। याद रखना है कि भारत का पहला जीआई टैग जो है वो दार्जिलिंग की चाय को 2004-05 में दिया गया था, और इसका पंजीकरण जो होता है वो 10 वर्षों तक मान्य होता है। नेक्स्ट है कि खालची उत्सव 2022 कहाँ मनाया गया? तो यह त्रिपुरा में मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि त्रिपुरा में। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह किए हैं फरीदाबाद हरियाणा में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फरीदाबाद हरियाणा में। नेक्स्ट है कि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजियन डू होनूर किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है शशि थरूर को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? तो उनका नाम है अंतिम पंघाल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंतिम पंघाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का विजेता कौन बना है? ये आपसे पूछ रहा है। 2021 का विजेता बना था हरियाणा, लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि 5वां जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होगा 2023 में, उसका आयोजन कहाँ होगा? तो उसका आयोजन होगा मध्य प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट है कि कृष्ण कुमार कुन्नथ का निधन हो गया, वो कौन थे? तो वो एक गायक थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि जनवरी 2022 में आयोजित इंडियन ओपन बैडमिंटन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो वो जीते हैं लक्ष्य सेन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा किस बर्ड को वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रेन बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो ये एंजाइटी को घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इग्निंग्स विथ बीसीसीआई पुस्तक के लेखक कौन है? नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विथ बीसीसीआई पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो हैं विनोद राय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विनोद राय।
नेक्स्ट है कि बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला दूसरा देश कौन है। अच्छा, पहला कौन था? पहला तो था अल सल्वाडोर। दूसरा कौन है? मध्य अफ्रीकी गणराज्य, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि किस संस्थान ने प्रधानमंत्री का योग पुरस्कार जीता है? तो यह जीता है राममणि अंगायर मेमोरियल योग संस्थान पुणे ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो इसमें भारत का स्थान, ये गलत है ऑप्शन दिया हुआ, ठीक है, इसमें भारत का स्थान था 18वां, ठीक है, और पहले स्थान पे था नॉर्वे, ध्यान रखिएगा। तो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान था 18, पहले नंबर पे था नॉर्वे, और इसका जारीकर्ता था हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम। नेक्स्ट है कि समुद्र शक्ति किन दो देशों के बीच आयोजित है? तो समुद्र शक्ति हो गया, गरुड़ शक्ति हो गया, इंडो कॉर्पोरेट हो गया, यह सब भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और इंडोनेशिया। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई? नहीं, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस जो है वो 11 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 11 दिसंबर। दिसंबर से अनइम्पॉर्टेंट डेज भी आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। तो ये सब कुछ दिसंबर के इंपॉर्टेंट डेज है जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश में आयोजित ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ का पुरस्कार जीता है? तो उसका नाम है कुंजंगल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर लीजिए अब पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।